तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप अच्छे होंगे। अच्छी आपकी तैयारी चल रही है मेंस की। सबसे पहले सबसे पहले ये कि बहुत बच्चे नोट्स के लिए बोल रहे हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स। तो आपके लिए बता दूं कि मुझे एक क्लास सुबह रिकॉर्ड करनी पड़ती है, फिर उसकी एडिटिंग थंबनेल, फिर दिन के लिए भी, फिर उसकी एडिटिंग थंबनेल, फिर रात के लिए भी, शाम के लिए भी। तो 3 वीडियो रिकॉर्ड करना, फिर उसे थंबनेल बनाना, उसमें बहुत टाइम जा रहा है मेरा। उसके साथ मैं नोट्स पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा उन्हें कंसोलिडेट कर रहा हूँ, एक साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग है तो उन्हें ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसमें थोड़ा सा चीज़ें में थोड़ा एडिट में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए आप, 1 और 2 दिन का। तो मैं कल शाम तक कोशिश करता हूँ, कल शाम तक उस पूरे आपके अपलोड हो जाएंगे गूगल ड्राइव में, ठीक है। फिर वहाँ से आपने प्रॉपर उनका एक्सेस आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से आपने पढ़ सकते हो, चेक कर सकते हो, ठीक है। तब तक थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, थोड़ा सा 1 2 दिन से कुछ नहीं होगा, ठीक है। बाकी सर आप वीडियो से काम चला लीजिए, वीडियो से आपको देखनी है पूरी, ठीक है। तो आज हमारा है आपका उत्तराखंड, हम जो देख रहे हैं आपका शाम का सेकंड पेपर हम देख रहे हैं। तो उसमें आज हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपका जो इंडस्ट्री हम जो कह सकते हैं, उद्योग हम कह सकते हैं, ठीक है। जो उद्योग है उत्तराखंड में आपका, उसको हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से। उद्योग जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारी चीज़ आपकी एडिशनल चीज़ आपकी जुड़ जाती है। तो हमें वो भी देखनी है, ठीक है। तो उन्हें भी देखेंगे। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि अगले 35 40 मिनट में आपका ये पूरा उद्योग वाला हो जाए, ठीक है। तो उद्योग का मैं एक ही क्लास लूँगा, उसमें पूरा हो जाएगा। उसके बाद कल से हम क्या करेंगे, पर्यटन वाला छोटा ही है, उतना उसमें नहीं है, वो हो जाएगा। उसके साथ जो परिवहन आपका हो जाएगा, उसमें परिवहन में सड़क रेल वायु का हम भी देख लेंगे, ठीक है। तो एक क्लास उसमें ये आ जाएगी। और फिर अगली क्लास आपकी आ जाएगी जल विद्युत परियोजना, जलीय संकट एवं समाधान को लेके। राष्ट्रीय उद्यान हमारे हो रखे हैं। फिर 2 वीडियो आपकी और आएगी, एक आएगी आपकी जनसंख्या घनत्व वितरण लिंगानुपात साक्षरता को लेके, और एक वीडियो आएगी आपकी जो प्लान वाला है या फिर प्रवचन वाला है, प्रतिरूप है, उत्पन्न समस्या समाधान को लेके, बस। और फिर एक वीडियो हम देखेंगे आपका ग्रामीण बस्तियों वाला और नगरीकरण वाला। तो मतलब 3 4 वीडियो आपकी और लगेगी अभी भूगोल में। बाकी भी हम कर लेंगे फटाफट से। तो सीधा हम उत्तराखंड पे आते हैं, आपका जो हम पढ़ने वाले हैं आज बेसिकली उद्योग, ठीक है। अब उद्योग एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है आपको उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने के लिए। और जब इसका निर्माण हुआ था, जब आपका नवराज्य बना था, तभी से इसमें काफ़ी फोकस रहा है। तो उद्योग को किस तरीके से हमें टॉपिक कवर करना है जिससे कि आपका जो मेंस का पेपर है वो अच्छा आपका चल जाए, उसके सवाल जो आपके हों वो सारे आपकी रेंज में हों। तो सबसे पहले आप एक परिचय देख लो कि उद्योग बेसिकली है क्या, ठीक है। तो जब इंट्रो की बात, हम परिचय की बात कर रहे हैं, तो उद्योग उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है ना आपकी, उसमें आपका जो द्वितीय क्षेत्र का योगदान है आपको 46.84 है, ठीक है। ये थोड़ा पुराना है, इस बार का भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है। तो ये देख लो आप, ये आपका बजट 25 26 में, ठीक है। अभी इस बार का जो बजट आपका ये है, और इसमें आप जब देखोगे सीधा सीधा एंड में जो नाम है, हम बात करें सेकेंड सेक्टर की, उस सेकेंड सेक्टर का आपका योगदान अब देखोगे 25 26 में आपका जो है 43.46% जो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम जो वापस आएंगे, इसमें हम कर देंगे 43.46, ठीक है। तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो सेकेंडरी आपका जो सेक्टर है, उसमें आपका जो योगदान देखने को मिलता है वो आपका 43.46% को आपको देखने को मिलता है। और उसमें से भी आप जब विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देखोगे तो आपका अराउंड 37% का, थोड़ा सा ओपन से इस बार का हो सकता है, ठीक है। और जो आपका उद्योग अर्थव्यवस्था को जो मुख्यतः हम जब देखते हैं, तो 3 आपके जो मुख्य रूप है उनमें सहयोग को समर्थन देता है, समझ लो। यानी कि जो विनिर्माण क्षेत्र आपका है वो आपका जो है उद्योग अर्थव्यवस्था को जो मुख्य रूप से क्या 3 रूपों में आपका सहयोग और समर्थन दे रहा है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को। पहला आप जब देखते हो तो पहला आपका जो कृषि क्षेत्र है, तो कृषि क्षेत्र की बात की जाए तो उसके लिए जो आपके अनुसंधान वगैरह हो गए, ठीक है, उसके जो आपके आधुनिक उपकरण वगैरह हो गए, तो उनको प्रदान करने के रूप में आपका एक ही हो गया। सेकंड कौन सा, तो जो कृषि क्षेत्र आपका है उसमें आपको जो संलग्न आपके अतिरिक्त श्रम है उसको हस्तांतरित करने के लिए। और तीसरा आपको देखने को मिलता है आपका जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है उनके निर्माण के रूप में भी क्या है आपका अपना सहयोग और समर्थन कौन जो आपका विनिर्माण क्षेत्र आपका दे रहा है। तो ये 3 क्षेत्र आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हम बात करें तो उत्तराखंड का आपको पता ही है कि आपका मोर देन जो 86% का जो एरिया है वो आपका पर्वतीय भाग है, ठीक है। अब इसलिए अभी पर्वतीय भाग है तो यहाँ पे क्या आपका एक औद्योगिक विकास जो आपका एक चुनौतीपूर्ण समस्या बनी होगी ना। सिंपल सी बात है, जहाँ एक तो मैदानी क्षेत्र आपका, और एक आपका पहाड़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र है। तो वहाँ ज़्यादा आसान होगा, मैदान वाले क्षेत्र में आसान होगा। तो जनून से बात, जो आपका मैदानी क्षेत्र है वहाँ आपका औद्योगिक विकास एक आसान होगा किसके कंपेयर में, पहाड़ी क्षेत्र के उसमें। तो पर्वतीय भाग में आप देखोगे तो वहाँ एक चुनौतीपूर्ण समस्या बना हुआ है, कौन सा, औद्योगिक विकास। फिर भी जो राज्य सरकार है उसने आपका क्या है कि विषम परिस्थितियों के होने के बाद भी एक रणनीतिक रूप से आपकी और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के बल पर क्या किया है कि औद्योगिक विकास का आपका जो एक बेहतरीन वातावरण तैयार किया है, ठीक है।
अब जिसमें केंद्र का भी आपको उचित सहयोग प्राप्त हुआ है। ठीक है, परिणाम स्वरूप पंतनगर और हरिद्वार जो आपका ऑटोमोबाइल के और जो देहरादून आपका जो देखने को मिलता है वो आपका जो क्या है फार्मासिटी और जो आपका IT सिटी के रूप में लोकप्रिय हुआ है। तो ये बोले जो औद्योगिक विकास सरकार के द्वारा किया गया है, तो आपका जो उधम सिंह नगर वाला एरिया हो गया, जो आपका हरिद्वार वाला एरिया हो गया, पंतनगर वाला एरिया, उसमें आपका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का काफ़ी विकास हुआ है। और जो देहरादून वाला आपका सेक्टर है उसमें आपका फार्मासिटी होगी, बहुत सारी आपकी कंपनियां देखने को मिलती है, और जो IT सिटी है उसके रूप में आपका ये लोकप्रिय हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, मतलब किस कारणों की वजह से हुआ, किन वजह से आपका ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये क्षेत्र तो आपको डेवलप हुए ना, लेकिन कारण क्या है इसके पीछे। तो ये कारण आपके कुछ हम देखते हैं, जिन कारणों की वजह से क्या हुआ कि उत्तराखंड जो आपका विषम भौगोलिक परिस्थितियों होने के बाद भी जो आपका एक मजबूत, हम कह सकते हैं कि आपका जो औद्योगिक क्षेत्र, आपका जो औद्योगिक विकास उसमें देखने को मिलता है। पहला हम बात करेंगे तो कौन से केंद्र ने क्या किया है कि उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड को विशेष राज्य दिया था, और विशेष राज्य का जो दर्जा दिया तो उसके द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता मुहैया कराएगी। तो एक उनका अनुदान आपका ये था। एक हम देख सकते हैं तो केंद्र ने क्या किया कि राज्यों को आर्थिक पैकेज भी दिया था, जिसके अंतर्गत क्या हुआ कि एक तरफ आपका जो योजनागत मद और जो राशि थी उसको बढ़ाया गया, और जो दूसरी तरफ आपका जो राज्य में आने वाले उद्योग थे और जो उद्योगपति थे, ठीक है, उद्योगपति थे, तो उनके लिए भी क्या है अनेक करों में रियायतें दी गई थी सरकार के द्वारा। तीसरा, राज्य सरकार ने भी क्या किया कि उचित दर पर आपका जो है 24/7 का आपका क्या है विद्युत उपलब्धता भी सुनिश्चित करना सुनिश्चित किया था। ठीक है, राज्य में आप देखोगे तो आपको जो MSME उद्योग है उनकी स्थापना को प्रोत्साहन दिया। इसके तहत क्या हुआ तो माचिस उद्योग आप देख लो, साबुन उद्योग देख लो, आपका जो कागज उद्योग है, जो रिंगाल उद्योग है, जो जड़ी बूटी उद्योग है, आपका सीमेंट उद्योग है, इन सभी को आपको प्राथमिकता प्रदान की गई। इसके अलावा उद्योगों के अनुरूप आपका जो है बाजार को विकसित करने तथा उद्योगों के लिए बेहतरीन आधारभूत संरचना विकसित करने का कार्य किया। संगठनात्मक स्तर पर भी क्या है आपका निर्णय हेतु आपका जो मुख्यमंत्री और जो आपका है मुख्य सचिव की आपकी एक अध्यक्षता में क्या है आपका त्वरित निर्णय लेने वाली एक समितियां और जो सिडकुल का आपका जो गठन किया था वो एक रणनीतिक प्रयास किया गया था। तो ये 6 टॉपिक थे ना, ये बात कभी कर रहा है जब 2000 में आपका राज्य बना था, तो ये बात कर रहा है कि 2000 में आपका राज्य बन गया था। ठीक है, तो नव राज्य बना तो उत्तराखंड की एक विशेष भौगोलिक और जो विषम भौगोलिक परिस्थितियां होने के बाद भी किस तरीके से उसने जो आपका जो औद्योगिक विकास का जो पथ पर अपना ट्रेन पकड़ी, किस तरीके से विकास किया, तो उसके पीछे ये 5-6 कारण आपको ध्यान रखने, चाहे वो राज्य केंद्र के द्वारा उन्हें विशेष राज्य का दर्जा हो, चाहे वो अनेक उन्हें रियायतें देना हो, अनुदान देना हो, कर वगैरह देना हो। ठीक है, इसके अलावा जो उचित दर पर 24/7 की बिजली उनको उपलब्ध कराना हो, MSME उद्योगों को प्रोत्साहन देना हो, उद्योगों के अनुरूप बाजार को विकसित करने के लिए क्या किया गया, आपके जो एक संगठनात्मक आपके जो निर्णय लेने वाली जो तत्काल आपके निर्णय ले सके, ऐसी आपकी अध्यक्ष जो CM की अध्यक्षता वाली CM कमेटी का मतलब समिति का वो किया, निर्माण किया, बेहतरीन आधारभूत ढांचा आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ शुरुआती आपके कदम थे जिससे क्या हुआ कि राज्य की जो आपकी अर्थव्यवस्था थी, मतलब औद्योगिक विकास वाली जो विनिर्माण वाली, वो आपकी पटरी में आनी शुरू हुई 2000 के बाद। ठीक है, अब जब परंतु क्या होता है कि विशिष्ट राज्य का दर्जा और जो औद्योगिक जो पैकेज था आपका वो जब समाप्त होने लगा, ठीक है, उसके साथ ही आपका विमुद्रीकरण आपका हो गया, और जो GST के जो आरंभिक चरण थे आपके समझे तो 16-19 का ये बात कर रहा है, 1916 की बात कर रहा है। ठीक है, उसमें क्या हुआ तो उसके जो प्रारंभिक आपके चरण थे ना उसमें क्या होता है कि राज्य का जो औद्योगिक उत्पादन आपका होता है, जो औद्योगिक जो आपका विकास होता है, तो उसमें आपको गिरावट देखने को मिलती है। और जब गिरावट आपकी होती है तो औद्योगिक विकास का आपका जो दूसरा चरण था उसमें नींव रखने के लिए, अब ये देखो, ये तो आपने दिखा दिया पहला चरण आपका। ठीक है, पहला चरण आपके 6 आपने दिखा दिया, फिर आप आओगे सीधा औद्योगिक विकास में, कहाँ सीधा डिमोनेटाइजेशन पे, विमुद्रीकरण पे। अब वहाँ पे जब आओगे तो वहाँ तक आते आते राज्य का जो आपका विशिष्ट राज्य का दर्जा था वो खत्म होने पे आ गया जो औद्योगिक पैकेज था वो भी समाप्त होने पे आ गया, साथ ही साथ विमुद्रीकरण किया गया सरकार के द्वारा, GST लगाई गई। तो इन दोनों के क्या हुआ कि इनके जो आरंभिक चरण थे तो राज्य के जो औद्योगिक उत्पादन था वो जाहिर सी बात उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। जब उस पर इम्पैक्ट पड़ा तो उसमें आपकी गिरावट देखने को मिलती है, और जब उसमें गिरावट देखने को मिली तो आपका पहला चरण आपका समाप्त हो गया। तो इससे पहले फिर सरकार क्या करती है कि आपका एक दूसरा चरण शुरू करती है औद्योगिक विकास का, और उस दूसरे चरण को शुरू करने के लिए क्या करती है, उसको नींव रखने के लिए क्या करती है, वो जुलाई 2018 में आपका क्या करती है, इनोवेशन समिट का आपका आयोजन करती है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है आपका, एक तो पानी लो यार ठीक है, तो जुलाई 2018 में सेकेंड चरण के लिए क्या करते हैं कि जो औद्योगिक विकास हो सके उसके लिए आपका होता है इनोवेशन समिट का आपका आयोजन होता है। उसका उद्देश्य क्या था, जो नवीन क्षेत्र आपके हैं उनमें निवेश हो और जो औद्योगिक विकास है उनकी संभावना को दर्शाना था। ठीक है,
उद्योगपतियों की नज़रों में लाना था कि भाई इतनी संभावनाएं आए, अभी जो नवीन संभावना उत्तराखंड में बनी हुई है, निंदे आपके नवीन क्षेत्र आपके हैं, नवीन आपके उद्देश्य उनको लाए गए, उनकी संभावनाओं को दर्शाया गया। और जो क्या था आपके औद्योगिकरण की आपकी परिधि से बाहर थे, पहले जो पहले आपके औद्योगिकरण की परिधि से बाहर थे उनको अब चर्चा में लाया गया, उनको आपको दर्शाया गया कि भाई ये भी आपके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, ठीक है। अब इसकी सफलता के उपरांत क्या हुआ कि अक्टूबर 2018 में फिर आपका देहरादून में आपका इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होता है। अब जो ये बात कर रहा है जुलाई 2018 में, ये आपका हो गया हरिद्वार में। अब यहाँ होता है तो यहाँ पे सफल रहता है, जब ये सफल रहता है उसके बाद जब आपकी उसके उपरांत क्या होता है, फिर आपका जो अक्टूबर 2018 में क्या होता है कि देहरादून में आपका इन्वेस्टमेंट समिट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, उसका आयोजन वहाँ होता है। अब उसमें क्या होता है कि भारत के आपके जो विभिन्न क्षेत्रों के उद्यमी थे, उद्योगपति थे, उनको निवेश हेतु राज्य में आपका निवेश हेतु क्या किया गया, प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। आप उत्तराखंड में आओ, यहाँ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है उद्योग विकास के लिए, आप इन क्षेत्रों में निवेश करो, आपको इतनी छूटें मिलेगी, आपको इतनी रियायतें मिलेगी, इतना कर माफ़ी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ डिस्कस हुआ। अब इसी दौरान जो क्या होता है कि प्रधानमंत्री ने क्या किया कि राज्य के आध्यात्मिक स्वरूप को भी, महत्व को समझा, और उस महत्व को समझ कर क्या हुआ कि राज्य में स्पिरिचुअल आपका जो इको जोन है आपका, उसको गठित करने का भी सुझाव दिया। और उसी के जो आपका फलस्वरूप हम देखते हैं क्या, जो आपका मानसखंड मंदिर माला आपका हो गया, जो उत्तराखंड देव प्रसादम आपकी जो योजना है ना, वो इसी का परिणाम है। आप लिंक समझ रहे हो ना, तो ये चीज़ आपको रटने वाली बात नहीं है। हम पढ़ते हो ना कि ये ये मंदिर माला कब है, आपका देव प्रसादम कब आया था, समिट में आप इन्वेस्टमेंट समिट कब हुआ था, आपका जो इन्वेस्टर समिट कब हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आपकी उद्योग नीति में जो कुछ भी है तो उसका एक लिंक बना रहता है कि जब हम औद्योगिक विकास देख रहे हैं किस तरीके से आपका 2000 के बाद शुरू हुआ, शुरुआती कदम 6-7 जो आपके थे, फिर आपका वो डिमोनेटाइजेशन हो गया, जो आपका और आर्थिक पैकेज खत्म हो गया, आपका जीएसटी के उसका इम्पैक्ट पड़ता है, फिर अर्थव्यवस्था आपकी जो यहाँ की औद्योगिक विकास के जो रुक जाता है, फिर उसको आपको बूस्ट देना है सरकार के द्वारा, फिर सेकेंड चरण शुरू करता है। सेकेंड चरण शुरू करने के लिए फिर हरिद्वार में आपका सबमिट करता है, उसके बाद अक्टूबर में 18 में आपका देहरादून में सबमिट करता है। इसी दौरान क्या होता है कि आपका प्रधानमंत्री जी भी उत्तराखंड की जो महत्ता उत्तराखंड की जो है, उसका जो आध्यात्मिक महत्व है, स्वरूप है, उसको समझते हैं, और उसी के महत्वपूर्ण उसमें क्या करते हैं आपको आपको उत्तराखंड में क्या है स्पिरिचुअल आपका जो इको जोन है उसको गठित करने का सुझाव देते हैं। जो सुझाव दिया तब फिर उसके आपको उन्हें लागू करने के संदर्भ में आपको जो मानसखंड मंदिर माला आपकी होगी, जो आपकी उत्तराखंड देव प्रसादम आपकी योजना होगी, वो सब इसी का परिणाम है। और फिर आप देखते हो कि मार्च 2020 में आपका जो है औद्योगिक विकास हेतु भी आपका क्या है एक एक्शन प्लान आपको देखने को मिलता है और आपका तैयार किया जाता है। तो सारी चीज़ें आपकी क्या है मेंस में आज पढ़ते हो तो आपका चीज़ लिंक होती हुई जाती है। प्री में आप रट्टा मारते हो, लेकिन मेंस में आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि ये इस तरीके से होता है, इसका इम्पैक्ट इस तरीके से ये पढ़ाता है, इसका ये इम्पैक्ट इस तरीके से पढ़ाता है, ठीक है। अगर ये ना होता तो ये ना होता, तो चीज़ और टॉपिक को आपको थोड़ा समझ के पढ़ना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक देख लिया आपने, ठीक है। अब क्या यहाँ तक हो गया था, फिर मार्च 2020 में क्या होता है कि मार्च 2020 में आपका एक औद्योगिक विकास के लिए एक एक्शन प्लान आपका तैयार किया गया, ठीक है। अब वो एक्शन प्लान क्या था भाई, उसमें क्या बातें बताई गई, तो एक्शन प्लान जब लाया गया उसमें ये बोला गया कि जिन लोगों ने जिन उद्योगों में जो आपका 50 से 75 करोड़ रुपए तक का निवेश होगा, ठीक है, वो आपके होंगे वृहत उद्योग उत्तराखंड में, ठीक है। और जिन उद्योगों में आपका 75 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक का निवेश होगा उन्हें बोलेंगे मेगा प्रोजेक्ट। और जिन आपके उद्योगों में आपका 200 करोड़ रुपए तक जो निवेश है, मतलब जो ऊपर तक का निवेश होगा, उन्हें बोलेंगे आप अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। तो 3 श्रेणी जो आपकी है औद्योगिक विकास की, औद्योगिक विकास का जो एक्शन प्लान था उसके माध्यम से तैयार की गई। भाई 50 से 75 आपका हो गया वृहत उद्योग, 75 से 200 आपका हो गया मेगा प्रोजेक्ट, और 200 से ऊपर का आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब जब ये हो गया तो एक्शन प्लान के अंतर्गत फिर क्या किया गया, इन तीनों श्रेणियों के उद्योगों को फिर निम्नलिखित सुविधाएं प्राप्त की गई कि भाई जब आप इतना निवेश करोगे तो इतना निवेश करने पे आप इस कैटेगरी में आओगे, और इस कैटेगरी में आने के बाद क्या आपको इस तरीके के आपको जो फायदे देखने को मिलेंगे। अब पहला आप जो बात कर रहे हैं कि तीनों श्रेणी के उद्योग थे उनको जो है शेड्यूल की ज़मीन दी जाएगी, ठीक है, रियायती दरों में। जो आपका पहला वाला जो था, पहला कौन सा, वृहत उद्योग वाला, उसे दी जाएगी आपको 15% की दर पे। जो आपका मेगा था उसे दी जाएगी 25% की दर पे। और जो 30% की आपकी जो रियायती मतलब छूट की बात कर रहा है, उसमें आपका जो है आपको देखने को मिलेगा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में 30% की रियायती दर, ठीक है। तो ये 3 आपकी दरें भी उसमें निर्धारित की गई भाई, जिस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। इसके अलावा जो निवेशक आपके हैं, जो उद्योगपति हैं, उनको जो तीनों प्रोजेक्ट के अंतर के है, आपको स्टाम्प ड्यूटी आपकी जो होगी उसमें भी आपको 25% की छूट आपको देखने को मिलती है कि आप आइए, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप अगर उद्योगपति हो और आपको जो है आपकी स्टाम्प ड्यूटी में आपका
₹25 का आप, यानी कि 100 इन्वेस्ट करते हो आप, तो आपको ₹25 का आपका जो छूट दी जाएगी, 25% की आपकी छूट मिल जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा बात की जाए तो वित्तीय संस्थाओं से आपका जो उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने के सहयोग भी करेगी, और साथ ही आपका जो 7% तक ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही अगर आप भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमें लोन मिले राज्य के आपके जो और वित्तीय संस्थान है, तो वहाँ भी आपका जो राज्य सरकार मदद करेगी, वहाँ भी आपका जो है ऋण उपलब्ध कराने में सहयोग करेगी, और साथ ही 7% तक आपका जो ब्याज सब्सिडी होगी वो भी आपको उपलब्ध कराएगी। ठीक है, ये हो गया। आगे आगे क्या पॉइंट था उसमें एक्शन प्लान में, 24/7 जो आपका उचित दर पर आपकी जो विद्युत आपूर्ति आपकी वो कराई जाएगी भाई। उसमें भी आप जब देखोगे तो ₹1 पर यूनिट की दर से सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी इलेक्ट्रिक ड्यूटी है उसमें आपका 70% तक आपकी माफ़ी होगी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि आप जो है 3 साल के भीतर उद्यमी उत्पादन प्रारंभ नहीं करते तो उपरोक्त सभी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। लेकिन इसमें एक आपकी जो वो भी था, ये आपका वो था, मतलब एक शर्त ये थी, अगर आपने 3 साल के भीतर आपने जो उत्पादन यहाँ प्रक्रिया शुरू नहीं करते हो, तब आपकी जो ये सभी सेवाएं वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। अब होता क्या है कि कोविड-19 आता है, फिर कोविड एक्शन प्लान आया बीच में। अब एक्शन प्लान जब लागू हो रहा था तो आपका कोविड आपका आता है, कोरोना आ जाता है बीच में ही, उसके बाद ठीक है 2021 में कोरोना देखने को मिलता है। अब कोविड-19 के कारण क्या होता है कि राज्य सरकार का ये आपका एक्शन प्लान था, ये कारगर आपका नहीं हो पाता। इसलिए क्या है कि कोविड के पश्चात आप जब देखते हो जो निर्मित आपकी परिस्थितियाँ हो गई थी, विकट परिस्थितियाँ हो गई थी, उन्हीं के समाधान के लिए है 9-10 दिसंबर 2023 को देहरादून में क्या हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आपको देखने को मिलता है। तो ये कोई संयोग नहीं है कि आपने कि राज्य में उसी टाइम पे आपको जो आपका ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट उसी टाइम पे देखने को मिलता है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई थी कि आपको उसी टाइम पे आपको करना पड़ा, क्योंकि आप चाहते तो कि आपके इन्वेस्टमेंट आपका राज्य में आए, आपके उद्योगपति राज्य में आए, ताकि आपको औद्योगिक विकास से बूस्ट मिल सके, आपको बल मिल सके, आपकी अर्थव्यवस्था को आपको एक मजबूती आपको बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो ये कोई संयोग नहीं है, ये आपका बैठी हुई सारी चीज़ें क्रम में आपकी चल रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब इसी दौरान क्या होता है कि मोदी जी पीएम है, पीएम जी ने क्या किया कि राज्य में आपका डेस्टिनेशन वेडिंग का भी जो है उससे औद्योगिक स्तर पर विकसित करने की सलाह भी दी थी। और फिर इसी समिट का आपका परिणाम क्या होता है कि राज्य सरकार ने जो 2.5 लाख का आपका जो निवेश का जो आपका होता है, 2.5 लाख से अधिक का जो निवेश है, उस पर आपके एमओयू जो होते हैं उसके हस्ताक्षर करने में सफल रही। यानी कि राज्य में आपका है, इसके माध्यम से आपका जो 2.5 लाख से ऊपर तक का जो 2.5 लाख करोड़ से ऊपर तक का आपका निवेश देखने को मिलेगा। समझे, तो ये आपका पूरा प्रोसेस बढ़ता हुआ आता है औद्योगिक विकास का। ठीक है, अब आपका सवाल बने कि औद्योगिक विकास का उल्लेख करें उत्तराखंड में किस तरीके से हुआ है, तो आपको एक पूरा क्रम आपके दिमाग में आप बैठ गया होगा, किस तरह से 2000 में स्थापना हुई, कैसी स्थितियाँ थी, किस तरीके से 5-6 आपके शुरुआती कदम थे, किस तरीके से आपका जो औद्योगिक पैकेज समाप्त होता है, राज्य का दर्जा समाप्त होता है, फिर जीएसटी डीमोनेटाइजेशन आता है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, फिर हरिद्वार में आपके सबमिट होता है, फिर आपका उसकी सफलता के बाद देहरादून में सबमिट होता है। उसके बाद आप देखते हो फिर आपका चाहे 2020 में आपको जो एक्शन प्लान आपका हो गया, लेकिन वो लागू नहीं हो पाता है क्योंकि आपका कोरोना काल आ जाता है। और कोरोना काल को जो आपकी विकट परिस्थितियाँ होती हैं उनके समाधान के लिए फिर आपका दिसंबर में आपका 23 में आपका जो है ये सबमिट होता है आपका कहाँ पे, देहरादून में एफआरआई में। ठीक है, फिर उसमें आपका जो क्या 2.5 लाख रुपये 2.5 लाख करोड़ तक का आपका जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आपका क्या है एमओयू आपके राज्य के द्वारा हस्ताक्षरित होते हैं। तो ये आपका उत्तराखंड में औद्योगिक विकास का क्रम इस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, अगर अब आपका सवाल आया है कि औद्योगिक विकास का क्रम के बारे में आपको एक उत्तर लिखना है या आपको समझाना है, तो आई होप कि आपकी थिंकिंग, आपकी जो आपकी इंटरलिंकिंग वाली चीज़ें आपकी वो बन गई होगी, समझ गए ना। तो अब कोई नहीं रहेगा कि औद्योगिक विकास किस तरीके से राज्य में हुआ था। ठीक है, तो उसका प्रोसेस है। अब उससे एडिशनल चीज़ें क्या है वो हम अभी आगे देखते हैं। अब आपकी जो स्टार्टअप नीति जो आती है इसमें आई थी, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है उद्योगों को लेके। तो अब इसको तो हम वो देख लेते हैं, इस पर आपका क्या सवाल बन जाए किस तरीके से हुआ था। तो उत्तराखंड की जो स्टार्टअप नीति जो 23 की है उसकी हम बात करें तो राज्य के जब पहले चरण के जो औद्योगिक विकास में जो आपका है, निश्चित रूप से राज्य के औद्योगिक विकास की नींव की मजबूत किया गया। यहाँ तक कि आप जब देखते हो तो सकल घरेलू उत्पाद जो आपका राज्य उत्पाद है उसमें भी आपका जो है 30 से 35% तक योगदान किया। परंतु इसी के साथ जो आपका कुछ असंतुलनकारी जो परिस्थितियां भी थी वो राज्य में आपको देखने को मिली। समझ गए, ये कह रहा है कि जब औद्योगिक विकास जब राज्य में हुआ तो उसका एक निश्चित रूप से इम्पैक्ट पड़ा उसमें, औद्योगिक विकास की नींव रखने में उसने बहुत मजबूत किया। साथ ही साथ जो राज्य की जीडीपी है उसमें 30 से 35% तक का योगदान किया। लेकिन जब ये हुआ तो उसके पॉजिटिव के साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ देखने को मिली, कुछ आपकी असंतुलनकारी परिस्थितियां भी आपको राज्य को देखने को मिलती हैं। जैसे भाई कि राज्य के कुछ ही आपके विशेष क्षेत्र, आपके जो मैदानी क्षेत्र थे, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, उधमसिंह नगर हो गया, उन्हीं में क्या आपका औद्योगिक विकास के केंद्र आपके बनते हैं।
जबकि जो आपके शेष आपके जो पर्वतीय राज्य थे आपके 11-10 जो जिले थे आपके वो विलय गिरे, उन पे इतना औद्योगिक विकास आपको देखने को नहीं मिलता है। क्षेत्र विशेष की बात की जाए तो क्षेत्र विशेष में आपके औद्योगिक विकास ने राज्य के अन्य क्षेत्र के लोगों को जो है वहाँ पर पलायन करने के लिए विवश किया। अब जैनों सी बात है, जब इन 3 क्षेत्रों में आपका औद्योगिक विकास ज़्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों से और अन्य क्षेत्रों से विकास के लिए उस क्षेत्र में आएंगे, उस रीजन में आएंगे। ठीक है, तो पलायन बढ़ाने में इसने बहुत भूमिका निभाई। बाहरी निवेशकों ने क्या किया कि विशिष्ट उत्पादों के निर्माण पर ही निवेश दिया, जिस कारण क्या हुआ कि अन्य अनेक क्षेत्रों की संभावनाएं बिगड़ गई। अब उत्तराखंड में बहुत ही ज़्यादा संभावना है आपके औद्योगिक विकास को लेके, बहुत सारे आपके उत्पाद हैं जिन पर आपका उद्योग विकास हो सकता है, फैक्ट्रियाँ लग सकती है। लेकिन जब उतना काम नहीं हुआ, सिर्फ 3 जिलों में देखने को मिलेगा, तो सिलेक्टिव क्या आपका सिलेक्टिव कुछ उत्पाद थे उन्हीं पे आपका निवेश लगातार बढ़ता जा रहा था। बाकी जो आपकी चीज़ें थी, बाकी जो अन्य क्षेत्र थे उनकी संभावना क्या थी, वो कम होती हुई जा रही थी। तो ये आपको देखना है। राज्य का एक जो बड़ा भूभाग था उस पर क्या हुआ कि भाई निवेशकों या उद्यमियों का स्वामित्व हो गया। इससे क्या हुआ, राज्य में जो भू कानून की मांग आप देखते हो वो भी अभिव्यक्ति उसकी है उसे प्रदान की गई। बोलते हैं ना कि बाहर के लोग आ रहे हैं हमारे राज्य में, आ रहे हैं, ज़मीन खरीद रहे हैं उद्योग के नाम पे, आपके इंडस्ट्री के नाम पे, उसमें हड़प ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर भू आपके कानून की मांग जो चलती रहती है। इसके अलावा राज्य के जो लोग आपके हैं, विशेषकर हम युवा वर्ग की बात करें तो राज्य के जो लोग आपके जो युवा वर्ग है वो उद्यमिता में पिछड़ गया, क्योंकि सब बाहरी जो आपके लोग आ रहे थे वो वहाँ पे निवेश कर रहे थे, उनके पास मोटा पैसा था। तो इस चक्कर से क्या हुआ कि जो लोकल आपके युवा वर्ग के उद्यमिता थे वो आपके पिछड़ते चले गए। ठीक है, अब इन जो 5-6 आपकी समस्या देखने को मिली है, भी इन्हीं समस्याओं के निराकरण के लिए क्या हुआ कि राज्य सरकार ने क्या किया, 2023 में फिर राज्य की आपके लोगों की उद्यमशीलता एवं को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप नीति जारी की गई। समझ गए। अब आपने जब औद्योगिक विकास देखा, अब आपने औद्योगिक विकास तो देख लिया किस तरीके से होना, लॉकडाउन के बाद जो हमने प्रॉपर तरीके से देखा, उसको देखने के बाद आपने क्या देखा, जो औद्योगिक विकास हुआ तो उसके कुछ नेगेटिव चीज़ निकली, और आपने 6 पॉइंट आपने देखा कि इस नकारात्मक चीज़ों के रूप में आपको देखने को मिला उस औद्योगिक विकास का जो परिणाम हुआ। अब इन जो आपके 5-6 पॉइंट सामने आए, इनको हटाने के लिए, इनको खत्म करने के लिए फिर राज्य सरकार क्या करती है कि राज्य सरकार आपकी 2023 में आपकी जो कि आपकी वो स्टार्टअप नीति आपकी जारी करती है और उसमें कुछ विशेष प्रावधान करती है। तो आप समझ गए ना कि अब हम आप रटते रहते हो जब प्री पढ़ते हो कि स्टार्टअप नीति कब जारी की गई, 2023 में, 24 में, 25 में। तो 23 आपने याद कर ली भाई, लेकिन 23 में क्यों लाई गई, रीज़न क्या है, 24 में क्यों नहीं लाई गई, 21 में क्यों नहीं लाई गई। तो इसके पीछे आपका जो उसका जो बैकग्राउंड रहता है वो बहुत इंपैक्ट रोल निभाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसी वजह से क्या होता है कि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि आपका जो स्टार्टअप नीति आपकी 2023 में आपकी लागू होती है। ठीक है, समझिए ना। तो यही रीज़न है कि 2023 में आपकी स्टार्टअप नीति वो लाई जाती है। तो कोई आपका संयोग नहीं है, कोई आपका तुक्का नहीं है कि आपकी स्टार्टअप नीति 2023 में आपकी, उसका रीज़न आपका यही है कि भाई उससे पहले की परिस्थितियाँ कितनी बिगड़ गई थी, उसकी कुछ इंपैक्ट जो नेगेटिव चीज़ें आपकी निकल रही थी उसका निराकरण के लिए क्या करती है, सरकार आपका स्टार्टअप नीति आपकी लाती है। तो आपको थोड़ा सा जानते रहना है। अब उस स्टार्टअप नीति में क्या बातें बोली गई जिससे वो समाधान उनका हो जाए। तो पहली बात उसमें बोली गई कि राज्य में आपकी जो उद्यमिता है उससे संबंधित या क्या है, आपके जो शैक्षणिक और जो संस्थान है उनकी स्थापना की जाएगी, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की जाएगी। जो मेंटर्स हैं उनकी स्थापना, उनका जो उन्हें लाया जाएगा, उनकी नियुक्ति की जाएगी। जो आपके बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर है उनकी स्थापना की जाएगी। निवेश आदि है उन सबको प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि राज्य में आपकी जो उद्यमशीलता है वो बढ़ सके। अगला बोला गया जो आने वाले जो 5 साल आपके हैं 2023 से लेकर 27 तक, उसमें जो बोला गया कि राज्य में आपके 1000 जो आपके स्टार्टअप स्थापित किए जाएंगे और हर एक ज़िले में आपका कम से कम जो आपके जो बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर वो आपके खोले जाएंगे। ठीक है, ये भी आपको जानते रहना है। अब आपके ये बोल रहे हैं कि जो स्टार्टअप और इसके जो अंतर आपके निर्मित उत्पादों को आप देखोगे। ठीक है, यहाँ पे शायद एक था, मैं भी ना अभी मुझसे आगे क्रॉस चेक करके बता दूंगा। ठीक है, अभी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो वही हाँ, कम से कम आपका जो है इसमें बोला गया कि आपके प्रत्येक जो आपके ज़िला है ना, तो प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक आपका जो है बिजनेस इंक्यूबेटर्स खोले ही जाएंगे। और अभी हम हाल में देखो तो कम से कम 15 आपको रजिस्टर हो चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो स्टार्टअप और जो इसके अंतर्गत जो निर्मित उत्पाद होंगे ना, उनको पेटेंट अगर करवाओगे तो पेटेंट करवाने भी राज्य सरकार क्या करेगा, सहायता आपको देगा। इसके लिए अगर आप राष्ट्रीय स्तर का पेटेंट करवाते हो तो उसके लिए आपको 1 लाख रुपये, और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट करवाते हो तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा बोला गया कि अगर राज्य में आपका जो बागवानी हो गया, जो होटल्स वगैरह हो गए, जो ट्रेवल्स वगैरह हो गए, जो एरोमेटिक फार्मिंग आपकी हो गई, इसके अलावा जो आपके सूक्ष्म उद्योग हैं, अगर उस क्षेत्र में आप स्टार्टअप करते हो तो उस स्टार्टअप को आपका विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि इसी के बल पर आपको जो प्रवृत्ति क्षेत्र के औद्योगिक विकास संभव होगा। समझो,
अब ये लाइन क्यों बोली, आपको पता है कि उत्तराखंड की विषम भौगोलिक स्थिति है, आपका 86% से ऊपर का पर्वतीय भाग है। अब जब पर्वतीय भाग है, काफ़ी रफ आपकी वहाँ पे स्थितियाँ, भौगोलिक आपके जो स्थितियाँ आपको देखने को मिलती है, तो वहाँ पे क्या है, आपका जो बड़े बड़े आपके जो बिजनेस हैं, बड़े बड़े आपके जो औद्योगिक इकाई हैं, वो स्थापित नहीं हो पाएगी। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपकी बागवानी हो गई, जो होटल ट्रेवल्स हो गए, जो एरोमेटिक फार्मिंग हो गई, और जो आपके सूक्ष्म उद्योग है, तो इन जो आपके ये सेक्टर हैं, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अर्थव्यवस्था को, पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास को मजबूत बनाने के लिए। तो इसीलिए इसमें बोला गया कि अगर इन सब टॉपिक्स या सब एरियाज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हो या स्टार्टअप करते हो, तो उसमें आपको विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, क्योंकि यही आपका जो है पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक विकास की क्या है, रीढ़ बनी हुई है। ठीक है। अब राज्य में ये बोल रहा है कि स्टार्टअप के जो रजिस्ट्रेशन आपकी जो प्रोसेस है, जो रजिस्टर जो आपके रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया है, उसको भी तीव्र किया जाएगा। समझ गए? तो यानी कि जो आपका प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसे भी आपका फास्ट किया जाएगा। स्टार्टअप को आपको जो है 15,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। साथ ही अगर SC ST और दिव्यांग हेतु रजिस्टर स्टार्टअप है, तो उनके लिए आपको जो है 20,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसको आपको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक है। इसके अलावा क्या बोला गया इसमें एक नया इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार जो है 1 करोड़ रुपए तक पहले था। ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए, अगर कोई पहले से स्थापित इंक्यूबेटर सेंटर के विस्तार हेतु 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अगर भाई आप नया इंक्यूबेटर स्थापित कर रहे हो सेंटर, तो उसके लिए तो सरकार 1 करोड़ रुपए देगी। और अगर कोई पहले से इंक्यूबेटर स्थापित हो चुका है, लेकिन आप उससे चाहते हो उसका विस्तार हो, तो उसके लिए सरकार की तरफ से आपको 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा ये बोल रहा है कि ट्रेडमार्क और जो औद्योगिक डिजाइन है, उसको पेटेंट कराने हेतु आवेदन करने पर राज्य सरकार जो है आपको 10,000 रुपये की आपकी वित्तीय राशि भी उपलब्ध कराई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, इन बातों को सबको जानते रहना है। आगे तो आपकी जो MSME जो आपकी स्टार्टअप नीति होती है इसकी, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब आपको सवाल क्या बनेगा, सीधे सीधे पूछ लेगा कि राज्य की उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति होती है इसके प्रमुख प्रावधानों को बताइए। और जब प्रमुख प्रावधानों की बात करेगा, तो आपको 6-7 ये प्रमुख प्रावधान है, इनमें आपको उनके बारे में आपको बता देना है। ठीक है। और अगर वो आपको स्टार्टअप नीति को पूछेगा, किससे आपको औद्योगिक विकास को लेकर पूछेगा राज्य में, फिर आपको दोनों प्रश्नों को लिंक करके तब आपको कंबाइंड आंसर देना है। ठीक है। फिर आपको वहाँ पर औद्योगिक विकास के इंट्रो बता के शुरू में, बीच में आपको समाधान के रूप में आपको जो प्रमुख आपका जो स्टार्टअप पॉलिसी के जो प्रावधान है उनको दिखा के, और कंक्लूजन में आपको जो आपके जो गो फॉरवर्ड जो आपके जो हो सकते हैं, जो मतलब आगे क्या समाधान हो सकते हैं, उनको आपको दिखाना होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो स्टार्टअप नीति आपकी इस तरीके से खत्म हो जाएगी। अब इसी के साथ आपकी जो MSME नीति वो भी चर्चा में बनी हुई थी, क्योंकि 2015 की आपकी MSME नीति है, लेकिन इसका संशोधन आपको 2023 में देखने को मिलता है। तो इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके से आपकी औद्योगिक सेक्टर के लिए आपको इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई भारत की जो GDP है, ठीक है, उसमें MSME का अगर हम योगदान देखें तो 40% तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है। किसमें? MSME का GDP में, इंडिया की। और जब हम निर्यात सेक्टर की बात करें, तो निर्यात में आपका जो 45% तक आपका योगदान देखने को मिलता है, किसका? MSME सेक्टर का। और राज्य की GDP की हम बात करते हैं, तो वहाँ भी MSME जो आपका एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक है। और MSME जो नीति है, उसी 23 के अंतर जो बातें बोला गया, या जो प्रावधान आपके किए गए, उन्हें अब से देखेंगे हम। तो इसमें ये आपके कुछ प्रावधान किए गए। तो MSME नीति जो आपकी आपकी थी 2000 क्या बात कर रहे हैं उसकी, MSME नीति 2015 की आपकी थी, उसमें कुछ आपके जो प्रावधान किए गए। तो एक तो आपका ये बोला कि जो उद्योग है उसको 4 श्रेणियों में आपका बांटा गया, कि भाई जो उद्योग राज्य में होंगे वो 4 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। पहला बोलेगा श्रेणी 1, फिर आपकी हुई श्रेणी B, फिर आपकी हुई श्रेणी C, और फिर आपकी हुई श्रेणी D। तो कैटेगरी 1 में आपको जो स्टेट जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे, उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, बागेश्वर हो गया, चंपावत का जो संपूर्ण क्षेत्र आपका, यानी कि जो आपके 6 जिले हैं, वो संपूर्णतः आपके श्रेणी 1 में शामिल थे। श्रेणी B में हम देखोगे तो अल्मोड़ा पूरा आपका हो गया। ठीक है। पौड़ी का संपूर्ण क्षेत्र, जो संपूर्ण भूभाग आपका हो गया 2। और जो टिहरी का जो पर्वतीय भाग है, टिहरी का पर्वतीय भाग ये हो गया। नैनीताल का पर्वतीय भाग हो गया। ठीक है। और देहरादून का आपका जो चक्राता वाला एरिया है, वो आपका श्रेणी B में शामिल हो जाएगा। ठीक है। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। श्रेणी C में बोल रहा है, अब श्रेणी C में आपका देहरादून का आपका जो मैदानी भाग जो बचा वो हो गया। नैनीताल का जो मैदानी भाग बचा आपका वो हो गया। और मैदान भी वो जो समुद्री तल से आपके 800 मीटर से ऊपर है वो। ठीक है। तो वो आपके हो जाएंगे श्रेणी C में। ठीक है, समझ लो। यानी कि जो देहरादून और जो नैनीताल का जो मैदानी भाग है, जो आपका 800 मीटर से ऊपरी वाला भाग है, वो आपका श्रेणी C में आ जाएगा।
और फिर श्रेणी डी में आपका बनाते हैं हरिद्वार का पूरा क्षेत्र हो गया, उधम सिंह नगर का पूरा क्षेत्र हो गया, और समुद्री तल से आपके 800 मीटर नीचे का जो क्षेत्र आपका किसका है, देहरादून नैनीताल का वो क्षेत्र, तो वो भी आपका श्रेणी सी में शामिल किया गया। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, उन्होंने कॉम्प्लिकेट तो बनाए रखा है, एमएससी पॉलिसी करूँ ना। अब इतना फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसमें कि भाई अब देहरादून का देख लो तुम, अब देहरादून में कुछ हिस्सा आपका बी में डाल दिया उन्होंने, कुछ हिस्सा उन्होंने सी में डाल दिया, फिर कुछ हिस्सा उन्होंने डी में डाल दिया। तो अगर इसे थोड़ा सा आसान करते तो उसमें थोड़ा सा बेहतर होता, थोड़ा सा इतना कॉम्प्लिकेटेड ना करते हो कैटेगरी करने को, ठीक है, इसके वर्गीकरण को, ठीक है। अब पहला आपका ये हो गया कि 4 श्रेणी में डिवाइड किया गया ABCD में, और जो आपका जो जिले वाइज हैं अलग जिलों को उन श्रेणियों में डाला गया। अब अगला ये बोल रहा है कि आपका जो उद्योग है, ठीक है, तो उद्योग स्थापना हेतु क्रय की गई आपकी या हस्तांतरित की गई या लीज पर ली गई जो आपकी भूमि है, ठीक है, यानी कि उद्योग स्थापना के लिए जो भूमि आपने तो खरीद ली या जो ट्रांसफर कर ली या जो लीज पर ली गई है, उस पर जो दी जाने वाली आपकी स्टाम्प ड्यूटी थी, ठीक है, तो स्टाम्प ड्यूटी की सरकार द्वारा जो है प्रतिपूर्ति आपकी जो रिफंडेबल होगी, यानी स्टाम्प ड्यूटी आपकी जो लगेगी उसे आपका सरकार जो वापस कर देगी, रिफंड कर देगी। श्रेणी और ए और बी के उद्योगों के स्टाम्प ड्यूटी आपका है 100%, और श्रेणी सी हेतु आपका 75% और डी हेतु आपका जो 50% तक की रिफंड की जाएगी, समझ रहे हो। तो यानी श्रेणी ए और बी में आपका 100% आपका जो आपका ये होगा प्रतिपूर्ति की जाएगी, रिफंड की जाएगी आपकी क्या स्टाम्प ड्यूटी। श्रेणी सी में आपका 75% और श्रेणी डी में आपका जो 50% तक की आपको जो 50% आपको जो रिफंड की जाएगी स्टाम्प ड्यूटी, ये आपको थोड़ा सा जानते रहना है, ठीक है। 2 आपके पॉइंट हो गए। अब तीसरा देखते हैं इसमें, ठीक है। अगला ये बोल रहा है 2 पॉइंट आपने देख लिए। अब तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि जो गैर परंपरागत आपके ऊर्जा उत्पादन वाले जो उद्यम होंगे ना, ठीक है, जो आपके जो इंडस्ट्री आपकी हम बात करें, जो उद्योग बात करें कि जिन उद्योगों से आपके जो गैर परंपरागत ऊर्जा वाले होंगे, उत्पादन वाले होंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यहाँ तक कि ऊर्जा आपूर्ति हेतु भी गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोतों पर बल दिया जाएगा। चौथा बोला गया विभिन्न श्रेणी के उद्योगों को जो है वित्तीय उत्पादन सहयोग और प्रोत्साहन दिया जाएगा। यथा कैसे कि भाई जो आपके विभिन्न प्रकार की आपकी श्रेणियां वगैरह हैं उद्योगों की, उनको आपका वित्तीय आपका सहयोग सहायता दी जाएगी, प्रोत्साहन दिया जाएगा। कैसे, अगर ये आपका बोल रहा है कि श्रेणी ए के तहत जो है जिन उद्योगों में ये बोल रहा है कि किया गया कुल निवेश का जो होगा 50% की बात कर रहा है, कुल निवेश 50%, ठीक है, और अधिकतम वो होना चाहिए 50 लाख, समझ गए। ये जिन उद्योगों में जो कुल निवेश आपका 50 लाख परसेंट होगा, 50% होगा श्रेणी ए में, जो कि अधिकतम 50 लाख रुपए हो, स्थायी पूंजी के रूप में होगा, उन्हें सूक्ष्म उद्योग बोलेगा, ठीक है। अब श्रेणी ए के जिनमें आपका इन्वेस्ट हो रहा है अधिकतम मैक्सिमम 50 लाख, उन्हें होंगे सूक्ष्म उद्योग। अब इसमें निवेश सीमा जो आप बोल रहे हैं कि 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ रुपए से ऊपर के निवेश का जो अधिकतम आपका होगा 25% निवेशित हो, उन्हें लघु उद्योग। और जिन उद्योगों में आपका जो है 2.5 करोड़ प्लस और 10 करोड़ से अधिक के अतिरिक्त आपका जो पूंजी निवेश होगा उस पर लगभग जो है 4% का जो अधिक का आपका जो है निवेश हो, उन्हें मध्यम उद्योग की श्रेणी में रखा है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा लिख के, ठीक है। तो मैं तो इसे आसान भाषा में लिख देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। काम करते हैं, यहाँ पे अगर आप समझोगे तो ये जो इनका डिवीजन है ना, इनका जो क्लासिफिकेशन है, तो वो सरकार ने बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर रखा है इसमें ना, तो मतलब बहुत आसानी से आप समझोगे नहीं। तो ये मैंने अलग से भी नोट डाउन कर लिया है, तैयार कर लिया। तो इस जो आपका क्लासिफिकेशन है आपका जो सूक्ष्म उद्योग और लघु उद्योग वाला, इसे अलग से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, तो वर्गीकरण की बात की जाए तो आप ये पॉलिसी आप देखोगे ना, तो ये एमएसएमई को क्या करता है, उनके जो संयंत्र और मशीनरी जो उपकरण है, उनमें जो आपका पूंजी निवेश हो रहा है उसके आधार पर क्या आपका परिभाषित करता है, ठीक है, उसके आधार पर क्या आपका परिभाषित वो करता है, ठीक है, परिभाषित करता है आपको। अब हम जब देखेंगे कि उद्यम की श्रेणी की बात करेंगे, ठीक है, अगर श्रेणी की हम बात करें तो जो संयंत्र आपका हो गया, ठीक है, और जो मशीनरी उपकरण है उसमें जो पूंजी निवेश की जो सीमा है ना, तो अगर जो सूक्ष्म की हम बात करें तो उसमें आप देखोगे तो वो आपका हो जाएगा 1 करोड़ तक का जो निवेश हो रहा है वो आपका सूक्ष्म उद्योग में आपका कहलाएगा। अगर आपका निवेश जो है 1 करोड़ से अधिक और 5 करोड़ तक हो रहा है तो वो आपका जो निवेश होगा वो लघु में कहलाएगा, लघु उद्योग में। और अगर आपका निवेश 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का हो रहा है तो आपका वो मध्यम में उद्योग में आपको दर्शाएगा, समझिए। तो निवेश अगर आपका हो रहा है 1 करोड़ तक सूक्ष्म, 5 करोड़ तक लघु और मध्यम में अगर आप कर रहे हो तो आपका हो जाएगा
सॉरी 10 कर रहे हो, 10 करोड़ आपका जाएगा मध्यम में। अब वो कह रहा है कि आपका जो कैपिटल सब्सिडी की बात कर रहा है, सब्सिडी किस तरीके से मिलेगी, तो यह सहायता उन एमएसएमई को मिलेगी जो प्रदेश में नए स्थापित हो रहे हैं, ठीक है, या अपने मौजूदा जो उनके पहले से उद्यम है उनको पर्याप्त तो विस्तार कर रहे हैं, ठीक है, ये समझो आप। अब जिन्होंने कार्यशाला भवन वगैरह वर्कशॉप की बिल्डिंग वगैरह हो गया, और जो आपका प्लांट एंड जो मशीनरी इक्विपमेंट है, अगर उसमें वो आपका स्थायी पूंजी निवेश करते हैं तो उस बेसिस पे आपको सब्सिडी मिलती है। अब आपको पता है कि 4 कैटेगरी हमने ऊपर पढ़ी, ए बी सी डी, जिसमें आपके अलग जिले हैं, पर्वतीय से लेके मैदानी तक। श्रेणी ए में आपका सबसे पर्वतीय क्षेत्र आते हैं और आपके डी में मैदानी क्षेत्र के हिस्से आते हैं। अब इसमें ये बोल रहा है कि आपकी कंपनी जिस श्रेणी के जिले में स्थित होगी, उसी के अनुसार आपकी सब्सिडी की दरें आपकी अलग निर्धारित होगी। अब यहाँ आप बात करोगे तो हर श्रेणी के लिए क्या है, पूंजीगत उत्पादन की भी उपादान की मुख्य शर्तें भी दी गई है। अब देख रहे हैं कि सब्सिडी किस बेसिस से मिलेगी। अगर श्रेणी ए की बात की जाए तो निवेश की सीमा में बोल रहा है कि अधिकतम, ठीक है, और अतिरिक्त निवेश पर आपका जो है सहायता स्थायी पूंजी निवेश का बोल रहा है कि अगर आपका जो है 50% तक जो है, और 50 लाख तक, ठीक है, यानी ध्यान से समझा, अगर वो बोल रहा है कि अगर आप श्रेणी ए क्षेत्र में आते हो, ठीक है, तो पहले 50 लाख की सब्सिडी जो है आपके निवेश जो आपने किया उसका 50% होगी, ठीक है। आप श्रेणी ए में हो, आपने जो निवेश किया उसकी सब्सिडी आपकी होगी 50% होगी, ठीक है, और वो अधिकतम आपके 50 लाख तक मिलेगा, ठीक है। और फिर वो बोल रहा है कि 50 लाख से 1.5 करोड़ तक की आपको अगर अतिरिक्त आपकी सब्सिडी चाहिए 25% वाली, तो वो अतिरिक्त सब्सिडी के लिए क्या है, आपका जो बाकी निवेश होगा उस पर आपको 25% की दर से सहायता मिलेगी। समझिए, शुरुआती आपके निवेश जो आप कर रहे हो, ठीक है, 50% आपकी होगी, 50 लाख की मिलेगी उसमें। और फिर अगर आपको अधिकतम आपका अगर 25% आपकी और सब्सिडी चाहिए, तो उसमें जो अधिकतम आपका 1.5 करोड़ तक जाएगा, वो ये बोल रहा है कि अतिरिक्त सब्सिडी आपकी बचेगी, जो बाकी निवेश आपका बचेगा उस पर फिर आपका जो 25% की दर होगी उससे आपको सहायता मिलेगी। श्रेणी बी में सेम आपको ये समझना है कि श्रेणी बी क्षेत्र में कि पहले तो आपको 40 लाख की सब्सिडी जो है आपके जो निवेश होगा उसका 40% होगा, ठीक है। आपने जो निवेश किया ना उसका 40% सब्सिडी मिलेगी, और वो 40% आपका होगा अधिकतम 40 लाख तक की सब्सिडी, ठीक है। और अगर आप 1 करोड़ से ऊपर के निवेश पर जो है, मतलब ये हो गया, ठीक है, अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश आपका जो है उसमें 20% की दर से सहायता मिलेगी, और अधिकतम वो आपका होगा 1.25 करोड़ तक, 1 करोड़ 20 लाख तक, ये आपको समझना है। तो उसमें आपको अतिरिक्त 25% सब्सिडी मिलती है श्रेणी ए में, और श्रेणी बी में आपको घट के आपका हो जाएगा 20% आपका आ जाएगा। अब जो कैटेगरी आप थर्ड में आओगे तो उसमें ये बोल रहा है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर श्रेणी जो आपकी सी है उस क्षेत्र में आपको पहले 30 लाख की सब्सिडी अधिकतम मिलेगी, जो आपके निवेश का अधिकतम 30% होगी, ठीक है। और बाकी आपका जो 12.5% की दर से आपको अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर आपको सब्सिडी मिलेगी, जो अधिकतम आपके 80 लाख तक आपको देखने को मिलेगी। ये आपका सी में हो गया। और डी में ये बोल रहा है कि अगर निवेश की सीमा जो आपकी होगी वो आपका 20% तक आपको, अधिकतम आपको 20 लाख तक की सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। और 1 करोड़ से ऊपर तक की बात जो आपको 10% तक का आपको अतिरिक्त सब्सिडी आपको देखने को मिलेगी, समझिए। तो उसमें कितना था, आपने 25 देखा, फिर हमने 20 देखा, फिर हमने 12.5 देखा, 12.5, और इसमें फिर आपको बोला है 10% अतिरिक्त, ठीक है। मतलब हुई कि श्रेणी डी में पहले 20 लाख की सब्सिडी आपके निवेश का 20% होगी, और 1 करोड़ से ऊपर के निवेश पर जो है अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर आपका जो 10% की दर से आपका सहायता मिलेगी, जो अधिकतम आपका 60 लाख तक बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यानी कि ये बात करें कि आपका जिला जिस श्रेणी में आता है एबीसीडी, वो तय करता है कि आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी। श्रेणी ए पर्वतीय क्षेत्र वाले जिले हैं तो उनमें आपको सर्वाधिक सब्सिडी मिल रही है, और जो आपके मैदानी क्षेत्र के जिले हैं वहाँ पहले से आपके उद्योग स्थापित है, तो इस वजह से वहाँ पर अगर आप करते हो तो आपको कम सब्सिडी अगर मिल रही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इन्हें थोड़ा समझ सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अगर 2-3 बार आप पढ़ोगे तब उससे आप थोड़ा समझ जाओगे, ठीक है। ये आप देख लिया। इसके अलावा क्या बोला गया इसमें, इसमें बोला गया कि जो विभिन्न श्रेणियां हैं उनके उद्यमों के लिए ये बोला गया कि मशीनरी जो आयात पर आपका जो है क्रमशः 10% आपका हो गया ए से बी, ए और बी श्रेणी हेतु, ठीक है, और 5% आपका हो गया सी और डी श्रेणी हेतु, ठीक है। 5% जो आपका है प्राथमिक क्षेत्र के उद्यमी हेतु और मशीनरी आयात पर दिया जाएगा, और 5% आपका जो है SC ST महिला दिव्यांग आदि हेतु प्रदान किया जाएगा, ठीक है, सब्सिडी। ये बात को याद रखना है। ये बोल रहा है कि जो अगर विभिन्न उद्यम की आपकी विभिन्न श्रेणियां हैं, उनके उद्यम के लिए अगर आप मशीनरी खरीदते हो, मशीन वगैरह खरीदते हो, उनका आयात वगैरह करते हो, तो उन पे क्रमशः आपको 10% सब्सिडी और 5% की सब्सिडी आपको दी जाएगी। 10% की सब्सिडी आपको ए और बी कैटेगरी के लोगों को, उद्यमों को,
और 5% आपको सी और डी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करते हो तो उसमें मिल जाएगी। ये आपका हो गया। 5% जो आपका है प्राथमिक क्षेत्र के उद्यमी हेतु मशीनरी आयात में लगेगा, और 5% आपका जो है SC ST महिला और दिव्यांग आदि अगर को होंगे तो उनको प्रदान करना तय किया गया सब्सिडी। ठीक है, इसके अलावा क्या बात की गई, इसके अलावा आप देखोगे तो आपूर्ति जो है, विद्युत आपूर्ति है, तो विद्युत आपूर्ति क्रम में भी आपको जो उद्योगों को अलग अलग श्रेणी में विभाजित किया गया, विद्युत भार जो स्वीकृत किया गया है। ठीक है, जिन उद्योगों का विद्युत भार जो आपका है 500 किलोवाट तक है, उन्हें 500 वर्षों तक क्या है आपका 500 वर्ष तक उन्हें ड्यूटी में आपका छूट प्रदान की जाएगी। तो इसको थोड़ा सा आपको जानते रहना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, कुछ मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। इसके अलावा देखो तो श्रेणी ए की बात कर रहा है, तो श्रेणी ए और श्रेणी बी की बात कर रहा है, इसमें उद्योगों में जो उत्पादित उत्पाद है उन पर मंडी शुल्क पर भी आपको रियायत दी जा रही है। भाई पहले आपको निवेश आने के लिए निवेश किया जा रहा है, वहाँ पे आपको सब्सिडी मिल रही है, उत्पाद आप कर दे रहे हो तो आपने मंडी में जाओगे वहाँ पे आपको रियायत दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है। श्रेणी ए के उद्यमों के उत्पादों पे आपको 50% अधिकतम जो आपका 5 लाख प्रति वर्ष तक होगा, और श्रेणी बी में आप देखोगे तो उद्यमों में 50% जो कि आपका अधिकतम 3 लाख प्रति वर्ष तक का आपका जो रियायत है आपको, वो भी आपको मंडी में आपको मंडी शुल्क में आपको जो है प्राप्त होगी। ठीक है, आठवां बोर्ड है उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण भी किया जाएगा। पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, प्रदूषण मुक्त आपकी प्रक्रिया हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट जो आपकी स्थितियां प्राप्त करने के लिए उद्योगों पर आपको जो है अधिकतम 1 लाख तक का जो राज्य द्वारा है अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अगर आप जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट की स्थितियां प्राप्त करते हो तो उन उद्योगों को अतिरिक्त 1 लाख रुपए तक की सहायता जो है राज्य के द्वारा की जाएगी। पर्यावरण संबंधी मानकों का अनुपालन न करने पर जो आपका आरा मिल, पटाखों का निर्माण संबंधी उद्योग है, उन पर पर्यावरण प्रदूषक अधिनियम के तहत कार्यवाही अपेक्षित होगी। अब इसके अलावा जो निवेश अपादान योजना के अंतर्गत कुछ बता रहा है कि श्रेणी ए के उद्योगों में निवेश लागत का आपका जो है 40% अधिकतम जो 40 लाख होगा वो सरकार द्वारा सहायता से जुटाया जाएगा, जिस पर आपका 10% अधिकतम आपका जो होगा 10 लाख होगा वो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। श्रेणी बी में आप जाओगे तो निवेशकों को जो निवेश लागत का आपका 35% है आपका, ठीक है, अधिकतम जो आपका 35 लाख होगा वो सरकार की सहायता से जुटाया जाएगा, जिसका 10% आपका अधिकतम जो आपका 10 लाख होगा वो उसकी सब्सिडी आपको प्राप्त की जाएगी। दो आपका ही हो गए। तीसरा आप देखोगे, तीसरा आपका श्रेणी सी के उद्यमों की बात करता है कि श्रेणी सी के उद्यम जो निवेशकों की बात करता है कि उसमें जो निवेश लागत आपका 30% आपका जो अधिकतम आपका 30 लाख रुपए देखने को मिलेगा, तो इसमें सरकार द्वारा जुटाया जाएगा और आपको इसमें भी आपको 10% जो कि अधिकतम 10 लाख की सब्सिडी आपको दी जाएगी। इसके अलावा जो श्रेणी डी में आपको सेम हुई उद्यम निवेशों में निवेश आपको होगा तो लागत का 15% जो कि अधिकतम 15 लाख होगा सरकार द्वारा जुटाया जाएगा, और अधिकतम आपको 10% आपका जो 10 लाख रुपए होगा वो आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो ये आपकी होगी एमएसएमई पॉलिसी आपका उद्योग सेक्टर के लिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा एक चीज आपकी है, जब हम उद्योग की बात करें तो आपको सिडकुल को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि सिडकुल ये वो है जो आपके औद्योगिक जो गतिविधियां हैं राज्य में उसको मेनली आपका उसमें कार्य कर रहा है। उसके बाद आपके निजी क्षेत्र में आपको जो औद्योगिक आस्थानों की स्थापना जो नीति है 23 की वो है देखने के लिए। ठीक है, तो ये दो प्रमुख आपकी पॉलिसी है, वो भी थोड़ा देख लेना है। और टाइम देखते हैं कितना आपका मिनट हो गया क्लास में। तो क्लास आपकी 42 मिनट की हो गई है और मैं ज़्यादा लंबी खींचना नहीं चाहता। मैं सोचा था 1 घंटे में आपका सॉरी एक वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा, बट मुझे लग नहीं चाहती क्योंकि सेटफुल आपका है। ठीक है, ये हमें देखना है अच्छे से। और देखिए आस्थान नीचे वाला आपका एक नीति रहती है वाली वो हमें देखनी है। तो एक क्लास हम से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम इसे एक ही पार्ट रखते हैं। 42 मिनट बहुत बड़ी क्लास होती है तो आप पूरी देखते हुए बना के फायदा कुछ है नहीं, तो हम एक क्लास आप कल देखेंगे, आज हम इतना इसमें देखते हैं। तो आप इन सबको रिवाइज करना है, आपको उस फॉर्मेट को तैयार करना है और तो विकास किस तरीके से हुआ, बाकी इन 2 टॉपिक्स को और जो इसमें एडिशनल चीज़ें आपका उद्योग को लेकर क्या हो सकती है उसको हम कल बाकी उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वही अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आपको शेयर करना है, क्योंकि आपको पता है कि इतना अच्छा कंटेंट जो आपको मेंस का पूरा यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सर आपको अगर मेंस की तैयारी करें तो आपको कहीं ना कहीं कोचिंग में आपका सपोर्ट कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसका सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है, इतनी सपोर्ट मिल रहा है, तो कभी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएँ। ठीक है, तो ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपको दिन वाली वीडियो में, कल सुबह वाली वीडियो में। आज के हम इतना रखते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से अपनी तैयारी करिए। टाटा बाय।